एपिसोड स्टार्ट होता है और वूरी सोच रही थी कि शांत हो जाओ, अभी ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा किसी भी नतीजे पर आने पर। मैं ये नहीं कह सकती कि ये बाल इनकी एक्स गर्लफ्रेंड का है सिर्फ एक बाल देखकर। अगर मैंने इस बारे में पूछा तो क्या वो मुझे बताएंगे? लेकिन अगर उन्होंने हाँ कह दिया कि उन्होंने प्लान इसीलिए कैंसिल करा था क्योंकि उन्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना था, मुझे इस बात को सुनने से डर लग रहा है कहीं वो ये ना कह दे कि वो दोबारा से एक साथ आने वाले हैं। तब मेरा कन्फेशन गायब हो जाएगा जैसा कि वो कभी हुआ ही नहीं था। मुझे अपनी फीलिंग्स को फिर से छुपाना पड़ेगा और फिर से वहीं पर आ जाऊंगी जहां पर मैं पहले थी, और इसीलिए मैं इस बात को कंफर्म करना नहीं चाहती हूँ। और तभी हानबिन कहने लगता है कि जिस दिन हम लोग मिलने वाले थे उस दिन तुमने वहां पर जाने के बारे में क्यों सोचा? क्या वहां पर तुम एक टीचर के तौर पर गई थी या फिर इसलिए गई थी क्योंकि रायजुन ने तुम्हें बुलाया था? और वूरी सोचने लगती है कि मुझे इस बात से नफरत है, आपने कितनी आसानी से इस बात को पूछ लिया। मैं यहाँ पर डर रही हूँ और सोच रही हूँ कि आपसे सवाल कैसे पूछा जाए। आप जानते हैं कि मैं आपको पसंद करती हूँ, उसके बावजूद आपने तो मुझसे कुछ बताया नहीं और मुझे इस बात से बहुत नफरत है। फिर वो हानबिन से कहती है कि आपको ये जानने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों हो रही है? हानबिन कहता है क्या कहा? वूरी अपना मुंह पकड़ लेती है और सोचती है क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? फिर वो हानबिन से कहती है कि यहीं पर गाड़ी को रोक दिए, मुझे यहीं पर उतरना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लिफ्ट देने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आगे से आप मुझे लिफ्ट नहीं देंगे तो। और वो जाते हुए सोचने लगती है मेरे पास उनसे पूछने के लिए हिम्मत नहीं है, लेकिन देखो तो जरा बिना कारण के मैं चीजों को उलझा रही हूँ। मेरी जेलेसी ने मुझे अंधा कर दिया है और मुझे इस बात से काफी घिन आ रही है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो घर आ रही थी तभी किसी से टकरा जाती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन वो रायजुन था और कहता है कि तुम कहाँ पर खोई हुई चल रही हो, अभी तुम गिर जाती। वूरी कहती है क्या तुम गलत फ्लोर पर आ गए हो क्योंकि ये तो मेरा फ्लोर है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रायजुन कहता है कि मैं एक प्यारे पपी की तरह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। वूरी कहती है कि तुम इंतजार क्यों कर रहे थे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? रायजुन कहता है कि मुझे कुछ चाहिए था, शायद से बस इतना ही कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना था। वूरी सोचती है कि ये फिर से शुरू हो गया मेरा मजाक उड़ाने में। वूरी कहती है कि तुमने सुबह ही तो मेरा चेहरा देखा था। रायजुन कहता है लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है। वूरी कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम इस तरह का बर्ताव करते हो लेकिन अचानक से फिर कोई और बन जाते हो, मुझे तुम बिल्कुल भी समझ नहीं आते। तभी रायजुन दरवाजा रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब था? तो तुम ये कहना चाहती हो कि स्कूल में भी मैं तुम्हारे साथ इसी तरह का बर्ताव करूं? मैं तुम्हारे लिए चीजों को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें कन्फेस करा था तो तुम्हारे एक्सप्रेशन ने मुझे शॉक कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बिना कोशिश करे ही मुझे रिजेक्ट कर दिया गया और मैं दोबारा से तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए खुद को रोक कर मैं बस इंतजार कर रहा हूँ। वूरी सोचती है कि ये क्या था, क्या वो मेरे भले के लिए ऐसा कर रहा है? मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फीलिंग्स रायचुन के लिए कोई मायने ही नहीं रखती हैं, लेकिन आखिर मुझे राहत क्यों महसूस हो रही है? जब मैं इस बारे में सोच रही थी कि ये सब तो एक मजाक है, क्या मुझे इस बात से राहत नहीं महसूस होनी चाहिए कि ये बात इतनी सीरियस नहीं थी? मुझे इस तरह से महसूस करना सही नहीं है। एक टीचर होने के नाते मुझे लाइंस को ड्रॉ करना होगा। तभी रायजुन कहता है अगर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बाधा है तो मैं उनको छुपाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वूरी सोचने लगती है इसकी ये बातें सुनकर मुझे डेजा वू फील हुआ। ऐसा लगा कि मेरे दिल पर कुछ चुभ सा गया है क्योंकि इसकी बातें एकदम वैसी ही है जैसे कि मैं इसमें खुद को देख रही हूँ। फिर रायजुन कहता है कम से कम स्कूल तक के लिए तो इतना ही काफी है, लेकिन रही बाहर की बात तो हम लोग बाहर अपने टाइटल्स को भूलकर एक नेबर्स की तरह मिलेंगे, तब तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना? तभी वूरी दरवाजा बंद करने लगती है। रायजुन कहता है रुको रुको, क्या ये भी ठीक नहीं है? लेकिन रायजुन के अचानक दरवाजा खोलने की वजह से वूरी उसी के ऊपर गिर जाती है और कहती है तुम यह क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से दरवाजे को अचानक से खींच नहीं सकते। फिर वूरी सोचने लगती है रुको, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे दिल धड़कने की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही है और ये मेरे अंदर से नहीं आ रही है। फिर रायजुन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरा दरवाजा खींचने का इरादा नहीं था, बस मैं अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम काफी थकी हुई लग रही हो, अभी जाकर आराम कर लो, मैं तुमसे कल मिलने के लिए आता हूँ। वूरी सोचने लगती है क्या मैंने कुछ गलत सुना था? एक मिनट रुको, इसने ये भी कहा ना कि कल आएगा।
फिर वो चिल्ला कर कहती, ओए मुझे परेशान करना बंद करो और तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं। फिर रायजुन अपने कमरे में आकर लेट जाता है और सोचने लगता है कि पतले कपड़ों से आने वाली वो गर्माहट जैसे कि अलग ही महसूस हो रहा हो। उस गर्माहट ने मुझे अपनी तरफ इतना आकर्षित करा कि मैं खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। फिर रायजुन याद करने लगता है पहले का वक्त देखते हैं। जीसंग कहता है, सीरियसली मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया था कि मैं नतीजे पर जल्दी पहुँच गया, लेकिन ये सब क्या है? रायजुन कहता है कि तुम चुपके से कॉन्सर्ट हॉल में आए थे और मेरी जासूसी करी। जीसंग कहता है, ओए मुद्दे की बात ये नहीं है। कुछ वक्त पहले तुम कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तुम ये सब कुछ कह रहे हो। तुम मेरा दिमाग का दही कर रहे हो। रायजुन कहता है, लेकिन इस बार मैं सीरियस हूँ, जैसे कि तुमने कहा था मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं। जीसंग कहता है, क्या तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो? क्योंकि वो एक रात में बदल गई हैं, तुम्हें लगता भी है कि वो असली हैं। रायजुन कहता है कि देखो तो कौन कह रहा है, बल्कि तुम पहली नजर के प्यार को अच्छे से जानते हो। जीसंग कहता है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम इस बारे में जीहो को बताओगे? बल्कि अभी वो कितनी परेशान होगी क्योंकि वो कंपटीशन में हार गए। रायजुन कहता है, तुम जानते हो ना कि मैं भी हार गया हूँ। जीसंग कहता है कि तुम हारे नहीं हो, तुमने बस सब कुछ खराब कर दिया, जैसा कि तुम फोकस ही नहीं कर रहे थे। रायजुन कहता है कि शायद मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा अगर मैं जीहो को ना बताऊं तो। तभी जीसंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और रायजुन कहता है, मेरा मतलब मैं अभी बता नहीं सकता कि मेरे और उस इंसान के बीच में कुछ हो सकता है क्या जिसको मैं पसंद करता हूँ। जीसंग कहता है, क्यों, क्या उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है? रायजुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस लड़की को चुरा लेता। ये सुनकर तो बेचारे जीसंग का बड़ा सा मुंह खुल जाता है। रायजुन कहता है कि अभी के लिए बस इतना ही है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। फिर प्रेजेंट में रायजुन सोचता है कि इसके अलावा मुझे जीहो के साथ भी हमारी जो गलत फहमियां हैं उसे ठीक करना पड़ेगा। मैं उसे एक गर्लफ्रेंड की तरह इसलिए बर्ताव करने दे रहा था क्योंकि मुझे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी हैं कि अगर अभी मेरे पास मौका नहीं है तो कम से कम मैं एक अच्छा इम्प्रेशन तो छोड़ सकता हूँ। तभी अचानक उसे अपने पैरों में हल्का दर्द फील होने लगता है। वो याद करता है कि ये तब हुआ था जब वूरी उसके ऊपर गिरी थी, तब उसका पैर थोड़ा सा मुड़ गया था। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो हॉस्पिटल आया था और कहता है, हे मिस्टर डॉक्टर, देखिए ये पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि ये पूरी तरह से हील हो चुका है, वैसे भी बहुत ज्यादा सीरियस चोट नहीं लगी थी। और जो लड़का अपनी चोटों को नजरअंदाज कर देता था वो अपने पैरों की उंगलियों के दर्द को दिखाने के लिए आया है। लगता है अचानक से तुमने सीख लिया है कि तुम्हें अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, लेकिन अपनी एड़ियों का ख्याल रखना। तुम्हारी मॉम की एड़ियां भी काफी ज्यादा कमजोर थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनकी एड़ियों की हालत और खराब हो गई, इसलिए उन्हें डांस छोड़ना पड़ा। इसलिए ध्यान रखना क्योंकि जेनेटिक्स काफी खतरनाक होते हैं। और रायजुन सोचने लगता है, ये तभी क्यों हुआ जब मैं कुछ शुरू कर रहा था। तभी उसे सामने जीहो नजर आती है, वो भी हॉस्पिटल आई थी। वो जीहो से जाकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? जीहो कहती है, वो दरअसल प्रैक्टिस के दौरान मेरा पैर मुड़ गया था, शायद से अपने फोकस खोने का मुझे इनाम मिल रहा है। तभी उसका पैर मुड़ता है, वो गिरने लगती है, लेकिन गिरने से पहले रायजुन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जरा ख्याल रखो, क्या तुम हॉस्पिटल में भी हर्ट होना चाहती हो? फिर वो उसे एक जगह पर बिठा देता और कहता है, लगता है ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? जीहो कहती है कि उन्होंने कहा है कि बस मोच आई है, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। वैसे तुम वहाँ पर इस तरह से खड़े क्यों हो, आकर यहाँ पर बैठ जाओ। लेकिन रायजुन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। जीहो कहती है, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ? रायजुन कहता है कि नहीं, मैं बस चेकअप कराने के लिए आया था। जीहो सोचती है, इस तरह से रायजुन से हॉस्पिटल में दोबारा मिलने पर मुझे पुरानी यादें याद आ गईं। जीहो कहती है, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। रायजुन कहता है, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर रायजुन अपनी हाथ की तरफ देखकर सोचने लगता है कि इससे पहले मुझे रियलाइज होता, मेरी बॉडी खुद ब खुद मूव करने लगी। जीहो का ख्याल रखना मेरी आदत बन गई है, मुझे अपनी इस आदत को दूर करना होगा, मुझे एक लाइन बनानी होगी और मैं ये बात पहले से जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। रायजुन उससे जाकर कहता है, तो तुम कहाँ जाने वाली हो, घर या फिर स्कूल? जीहो कहती है कि मैं तो घर जा रही हूँ, तुम बताओ क्या तुम स्कूल जाने वाले हो? फिर वो लोग बाहर आ गए थे और रायजुन कहता है, क्या तुम इस हालत में सच में बस से जाओगी? मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दी है, इसलिए टैक्सी में चली जाना। अच्छी बात तो ये है कि बस मौज आई है, अगर ज्यादा बदतर हो गया तो फिर क्या होगा? और जीहो सोचने लगती है, देखो तो आखिर कौन कह रहा है। रायजुन कहता है कि जब चोट
पहुंचती है तो काफी दर्द होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी उस चीज से गुजरो। फिर वो उसे टैक्सी में बिठा देता और कहता है वैसे तुम मुझसे कुछ बताने वाली थी है ना। और जीहो सोचने लगती है कि तुम्हारी डांस की टेक्निक इतनी कैसे बदल गई, तुम इतने कैसे बदल गए, या फिर तुम्हें किसने बदल दिया। इस तरह की सोच मेरे दिमाग से जा नहीं रही है, लेकिन क्या इतना सोचने का कोई फायदा भी है, क्योंकि अंत तक जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, जो तुम्हारे करीब है, जो तुम्हारे रिदम को अच्छे से समझता है, वो सिर्फ मैं हूँ। फिर वो रायजुन से कहती है कि नहीं कुछ नहीं कहना था। रायजुन ड्राइवर से कहता है कि प्लीज गाड़ी धीमे चलाइएगा, ये इसका पैर इंजर्ड है। और फिर रायजुन सोचने लगता है कि मुझे लगता है इतनी दूरी काफी रहेगी, एक टीममेट की तरह और दोस्त की तरह तुम्हारा ख्याल रखना, लेकिन बस इतना ही। मैंने कभी हमारे बीच में लाइन बनाने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर वो याद करता डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे पैर का दर्द तुम्हारी बुरी आदत के कारण है, क्योंकि तुमने सावधानी नहीं बरती और लापरवाही से काम करा था, और तुम्हें अपनी इस आदत को सुधारना होगा। और प्रेजेंट में रायजुन कहता है कि हाँ मुझे इस आदत को सुधारना होगा, और ये वो आदतें हैं जो कि मैंने पिछले 10 सालों में अनजाने में बना ली थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, हानबिन जा रहा था, तभी उसका एक कैन से पैर लड़ता है और वो कैन जाकर सीधा रायजुन के सामने गिरता है। हानबिन कहने जा रहा था क्या तुम इसे उठा दोगे, लेकिन रायजुन उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है। हानबिन सोचता है आजकल की जनरेशन भी ना कितनी बिगड़ गई है। तभी रायजुन आकर कहता है कि आप कॉन्सर्ट में आए थे ना, वो भी जीहो की बहन के साथ, मैंने सब देखा था। हानबिन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। रायजुन कहता है क्या मिस बैंक को इस बारे में पता है। हानबिन कहता है अचानक से तुम उसके बारे में क्यों बात करने लगे। रायजुन कहता है कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, बस उसे तकलीफ मत पहुंचाना। हानबिन कहता है कि रायजुन तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना है। रायजुन कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हानबिन कहता है क्या कहा। रायजुन कहता है अरे ऐसा दिखाइएगा कि मैंने कुछ कहा ही नहीं था। फिर रायजुन शर्माते हुए वहां से जाने लगता है और हानबिन सोचता है इसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ये मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। रायजुन का रवैया हमेशा से ऐसा ही था, इसलिए नजरअंदाज करना आसान था। इसके अलावा मुझे एक बदतमीज बच्चे पर अपने वक्त को जाया करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं और वूरी आपस में जो बातें अक्सर शेयर किया करते थे, लेकिन धीमे धीमे कर कर वही छोटे छोटे सीक्रेट बनते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन लंच ब्रेक का देखते हैं। वूरी बैठी लंच कर रही थी और सोच रही थी मुझे टीचर से कह देना चाहिए था कि मुझे अलग खाना है। तभी हानबिन उसकी तरफ देखता है, लेकिन वूरी को पता नहीं चलता और वो उसे नजरअंदाज कर देती है और सोचने लगती है मुझे उन्हें फेस करने में अजीब लग रहा है, या फिर कहूँ कि शर्म आ रही है। कल मैंने सब कुछ खराब कर दिया था, उनके पास कोई कारण नहीं है मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बताने का। तभी वो पीछे बैठे बच्चों की बात सुनती है जो कह रहे थे कि रायजुन ने कहा था कि वो हॉस्पिटल गया था सुबह, उसने कहा था कि वो ठीक हो गया है, क्या वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। वूरी सोचने लगती है क्या हॉस्पिटल गया था, क्या उसके पैरों में फिर से कुछ हो गया, शायद मुझे एक बार जाकर उसे देखना चाहिए, भले ही ये सीरियस बात ना हो लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। वो जा रही थी तभी हानबिन उसे आवाज लगाकर रोकता है और कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें क्लास के बारे में कुछ पूछना था। वूरी कहती है क्या मैंने कहा था। हानबिन कहता है कि तुम्ही ने कहा था, जरा ध्यान से सोचो। वूरी सोचती है कि क्या ये कहना चाहते हैं कि ये मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले रायजुन से जाकर बात करनी थी। फिर वो हानबिन की तरफ देखती है जो कि उसे अजीब तरह से देख रहा था। फिर वूरी उसके साथ जाने लगती है और सोचती है क्या ये गुस्सा है, हो सकता है क्योंकि मैंने उस दिन ज्यादा बोल दिया था। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आई हो, आपने किसी को भी लिफ्ट दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मैंने आपके सामने टेबल्स पर कार्ड रख दिए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उन सारे कार्ड्स को खोल कर देखेंगे। कल जो मुझे निराशा महसूस हुई थी वो मेरी फ्रस्ट्रेशन के कारण थी, इसलिए मुझे पहले माफी मांग लेनी चाहिए। वो कुछ कहने जा रही थी तभी हानबिन कहता है कि मुझे माफ कर दो। अब जब मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूँ तो मैं बस इतना चाहता था कि तुम रायजुन से दूर रहो, इसलिए मैं लगातार उसकी बुराई कर रहा था। इसलिए जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी, तो शायद से तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी, क्योंकि अभी तुम नहीं आई थी। लेकिन तुम्हें रायजुन के क्लोज जाता देखकर मुझे सुकून मिलता है। आफ्टर ऑल तुम उसकी होमरूम टीचर हो जिसको अपने स्टूडेंट्स की बहुत परवाह है। वूरी सोचने लगती है कि मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है। मैं पर्सनल इश्यूज को लेकर जेलसी में डूब रही थी, उसके बावजूद भी आप मेरी
परवाह कर रहे हैं और जब मैं बच्चों जैसी हरकतें करती थी तो आप मुझे बस एक कलीग की तरह देखते थे। फिर वो हानबिन से कहती है कि ऐसा नहीं है सीनियर, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। हानबिन कहता है कि वूरी तुम एक बहुत अच्छी टीचर बनोगी। रायजुन के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स तुम पर भरोसा करेंगे क्योंकि तुम एक ग्रेट टीचर हो। वूरी सोचने लगती है कि मैं हमेशा से यही चाहती थी कि आप मुझे पहचाने, लेकिन पता नहीं किस कारण की वजह से मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है क्योंकि शायद से मेरे ऊपर ये सवाल उठ रहा है क्या मैं सच में एक अच्छी टीचर हूँ या फिर कोई और कारण है। ये फीलिंग मुझे समझ नहीं आ रही। फिर नेक्स्ट सीन में रायजुन को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा था और खिड़की के बाहर खड़ी उसे वूरी देख रही थी और सोच रही थी ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लगता है मैं बिना बात के परवाह कर रही थी। अब जब मैंने उसे ठीक ठाक देख लिया है तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है, वहाँ से रायजुन बाहर आता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए आई थी टीचर? वूरी कहती है कि तुम क्लास के दौरान क्लास से बाहर क्यों आ गए? रायजुन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अभी ओपन प्रैक्टिस चल रही है इसलिए मैं आ सकता हूँ। वैसे ये बताओ तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए आई थी है ना? वूरी कहती है दरअसल मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटल गए थे इसलिए मैं देखने आई थी कि क्या तुम्हारे पैर में फिर से तो चोट नहीं लग गई, लेकिन शुक्र की बात है कि तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। रायजुन कहता है कि हाँ मैं बस वहाँ पर चेकअप के लिए गया था, लेकिन क्या यहाँ पर आने का बस तुम्हारा यही कारण था? उसकी ये बात सुनकर वूरी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है कि और क्या, इसके अलावा मैं तुमसे मिलने के लिए क्यों आऊंगी? फिर वो अपने पास से बैंडेज निकाल कर कहती है और मुझे तुम्हें ये भी देना था। रायजुन सोचता है भले ही पुराने जमाने के हैं लेकिन काफी क्यूट है। वूरी कहती है कि ये इसलिए है ताकि फ्यूचर में तुम्हें कभी चोट ना लगे। डांस करते वक्त तुम्हें जब चोट लग जाएगी तब ऐसा थोड़ी ना है कि तब भी मैं तुम्हें वहाँ पर देखने के लिए होंगी। मैं तुम्हें इसलिए ये बात बता रही हूँ ताकि तुम आगे से केयरफुल रहो। और वूरी सोचने लगती है कि रायजुन अब फिर से डांस करना शुरू कर चुका है तो टीचर होने के नाते मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया है। तभी रायजुन कहता है कि भूल जाओ, मैं इसे नहीं लेने वाला। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम इस तरह से मेरा ख्याल रखती रहोगी? वूरी कहती है क्या कहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रायजुन कहता है लेकिन मुझे डर है कि ये काम नहीं आएगा क्योंकि मेरा पैर अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। वूरी कहती है क्यों, क्या हुआ, क्या ज्यादा चोट लग गई है? रायजुन कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि बस आदत है, आदत को सुधारने के बाद ही मैं फ्यूचर में डांस कर पाऊंगा। वूरी कहती है क्या ये ऐसी आदत है जिसको फिक्स करना मुश्किल है? रायजुन कहता है कि ये ठीक हो सकती है अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ तो। वूरी कहती है क्या, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? रायजुन कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह से मेरे साथ खड़ी रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वूरी सोचती है इसने कहा मेरा यहाँ पर रहना ही मददगार है, लेकिन ये काफी अजीब बात है, मुझे सच में इस बात से इनकार कर देना चाहिए, लेकिन मैं इसकी बेबसी पर प्रभावित हो रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी किसी पर निर्भर होना चाहती हूँ? फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक जब तक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, लेकिन उसके बाद तुम्हें ये सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। और वूरी सोचने लगती है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा करीब है, अगर मैं इसकी किसी भी तरह से मदद कर पाऊंगी तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद जब ये स्कूल से बाहर निकलेगा और डांस करता रहेगा तब इसे ये बात रियलाइज हो जाएगी कि मेरी मदद तो बस छोटी सी बात थी, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो दिन जल्दी ही आएगा और इसी के साथ मेरे अंदर एक खालीपन सा एहसास होता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रायजुन प्रैक्टिस कर रहा था और वूरी उसको खिड़की से बाहर खड़ी होकर देख रही थी और सोच रही थी ये बार बार एक ही स्टेप कर रहा है, आखिर ये कर क्या रहा है। और वहीं पर जीहो भी बैठी हुई थी, वो रायजुन से कहती है मैं इतनी देर से देख रही हूँ, मुझे लगता है कि दिक्कत तुम्हारे बैलेंस में है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ?